आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है और ये टॉपिक अगर डायरेक्टली टेस्ट ना भी हो तो इनडायरेक्टली इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये बेसिकली इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड हैं, डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड। इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड आपका थ्रू आउट इकोनॉमिक्स के अंदर चलेगा, ये मैक्रो में भी आएगा, ये फाइनेंस में भी आएगा। सो जहां भी किसी चीज की प्राइस तय करनी होगी, जहां किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड तय करना होगा, वहां पे आपके लॉ ऑफ डिमांड लाजमी आएगा। व्हाट डज इट से? लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है? इफ प्राइस ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अगर कोई चीज महंगी होती है, किसी चीज की प्राइस इंक्रीज करती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है तो मार्केट में उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि अगर कोई चीज महंगी होगी, अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज की प्राइस कम होती है, कोई चीज सस्ती हो जाती है तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम इसको टेबल की मदद से देखना चाहें तो क्या होगा? इधर ले लेते हैं प्राइस, यहां ले लेते हैं डिमांड। लेट्स से किसी चीज की प्राइस है 2 रुपीज और उसकी डिमांड है 500 यूनिट्स। जब प्राइस इंक्रीज होके 4 पे गई तो इसकी डिमांड कम होके 400 पे आ गई। प्राइस फर्दर इंक्रीज की 6 पे गई, डिमांड डिक्रीज होके 300 पे आ गई। प्राइस फर्दर इंक्रीज की 8 पे गई, डिमांड कम होके 200 पे आ गई। प्राइस फर्दर इंक्रीज होके 10 पे गई, डिमांड फर्दर डिक्रीज होके 100 पे आ गई। सो जैसे जैसे चीज की प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी डिमांड कम होती जा रही है, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि डिमांड का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन है, डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है प्राइस के साथ। डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। Higher the price, lower is the demand. Lower the price, higher is the demand. अब इसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है प्राइस के साथ? तो इसकी 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं डिमांड है क्या चीज। डिमांड इज इक्वल टू खुद डिमांड क्या चीज है? विलिंगनेस टू बाय समथिंग एंड ऑल्सो परचेजिंग पावर। किसी शय की डिमांड क्रिएट होने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले आप उस शय को खरीदना चाहते हो, विलिंगनेस टू बाय। आप उस शय को खरीदना चाह रहे हैं, आपके अंदर विश मौजूद है, विल मौजूद है उस शय को परचेज करने की। खाली विश का होना काफी नहीं है, प्लस परचेजिंग पावर कि आपके पास उस शेयर को खरीदने के लिए पैसे, आपके पास उस शेयर को खरीदने के लिए गिवन अमाउंट मौजूद होनी चाहिए। ये 2 चीजें इकट्ठी होंगी तब किसी शेयर की डिमांड क्रिएट होगी। सो अब देखते हैं व्हाई डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस। डिमांड प्राइस के साथ इनवर्सली रिलेटेड क्यों है? वो 3 वजह से है। सबसे पहले परचेजिंग पावर। जब किसी शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है
तो कस्टमर की परचेजिंग पावर कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेजॉरिटी लोग चाहते हैं कि वो मर्सिडीज या कोई लग्जरी कार परचेज करें, उसके बावजूद अगर दुनिया में देखा जाए तो मर्सिडीज की तादाद इंतहाई कम है और मर्सिडीज की डिमांड भी कम है, या बीएमडब्ल्यू की डिमांड इंतहाई कम है। उसकी रीजन क्या है? विलिंगनेस तो लोगों के पास है लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है। आजकल पाकिस्तान में गाड़ियों की डिमांड कम हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि विलिंगनेस टू बाय कम हो गई है। लोग आज भी अपने लिए व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? गाड़ियों की कीमत बढ़ने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, लोगों की परचेजिंग एबिलिटी कम हो गई है, उस वजह से आपकी गाड़ियों की डिमांड कम हो गई है। सो पहली रीजन है आपकी परचेजिंग पावर का चेंज हो जाना। जब भी कोई शय महंगी होगी लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जब कोई चीज सस्ती होगी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। दूसरा, इनकम इफेक्ट। Income effect. The real income of the consumer increases by a decrease in price. He could buy more if price decreases. अगर किसी शय की प्राइस कम होती है तो उससे कस्टमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम का मतलब क्या है? कि वो अपने पैसों के अंदर किसी शय की कितनी कमोडिटी, कितने यूनिट्स परचेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर के पास है ₹100, प्राइस है 100 पर केजी। वो कितना परचेज कर सकता है? डिमांड कितनी होगी? 1 केजी। कस्टमर के पास ₹100 है, शेयर की प्राइस भी 100 पर केजी है, तो उस शेयर की डिमांड होगी 1 केजी। अब प्राइस फॉल्स टू 50 पर केजी। शेयर की प्राइस कम होके ₹50 पर केजी के ऊपर आ गई। डिमांड क्या होगी? कस्टमर उसी ₹100 में 2 केजी परचेज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। कि कस्टमर उतने ही पैसों में, अगर कोई शेयर सस्ती हो जाए तो कस्टमर उतने ही पैसों में उस शेयर के ज्यादा यूनिट खरीद सकता है। दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। तीसरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Substitution effect. The consumer changes the expensive items with cheaper ones. जब किसी चीज की प्राइस इंक्रीज करती है, कस्टमर करता क्या है? कस्टमर के पास एक ऑप्शन होती है सब्स्टिट्यूट करना। कस्टमर करता क्या है? वो महंगी शय को सस्ती के साथ रिप्लेस कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जब से हमारे मुल्क के अंदर लोकल प्रोड्यूस्ड जो कार्स हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज की हैं, पाकिस्तान के अंदर सेकंड हैंड कार्स की डिमांड बढ़ गई है। वजह क्या है? लोग देखते हैं कि नई लोकल मैन्युफैक्चर्ड कार महंगी है, जबकि आपकी जो इंपोर्टेड सेकंड हैंड यूज्ड कार सस्ती है। लोग करते क्या है? लोग नई गाड़ी खरीदने की बजाय जापान या यूएसए से इंपोर्टेड सेकंड हैंड कार परचेज कर लेते हैं। दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि लोग महंगी आइटम को सस्ती आइटम के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये 3 मेन रीजंस हैं जिस वजह से डिमांड इनवर्सली रिलेटेड है आपकी प्राइस के साथ। सबसे पहले कि प्राइस के चेंज होने से लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर फर्क पड़ता है। प्राइस कम होगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। प्राइस ज्यादा होगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। दूसरा, इनकम इफेक्ट। जब प्राइस कम होगी, लोगों की रियल इनकम बढ़ जाएगी। कंज्यूमर उतने ही पैसों में उस कमोडिटी के ज्यादा यूनिट परचेज कर सकेगा। और अगर कोई चीज सस्ती होती, कोई चीज महंगी होती है, तो कंज्यूमर की रियल इनकम कम हो जाएगी, वो उतने ही पैसों में उस शय के कम यूनिट परचेज कर सकेगा। तीसरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
अगर कोई चीज महंगी होगी, कस्टमर करेगा क्या? उस महंगी शय को रिप्लेस कर लेगा किसी और सस्ती शय के साथ। और अगर कोई शय सस्ती होगी तो कस्टमर उस शय के साथ दूसरी महंगी चीजों को रिप्लेस कर लेगा। दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये तीन वजह हैं जिस वजह से डिमांड का इनवर्स रिलेशन है आपकी प्राइस के साथ। अगर हम ग्राफ की बात करें, एक्स एक्सिस पे ले लेंगे डिमांड, वाई एक्सिस पे ले लेंगे प्राइस। अब पहला हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, प्राइस 2 है तो डिमांड 500 है। उस जगह पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे जहां प्राइस 2 और डिमांड 500 हो, विच इज दिस पॉइंट ए। प्राइस 2 है, डिमांड 500 है। फिर प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड कम होके 400 पे आ गई। प्राइस 4, डिमांड 400। फिर प्राइस 6, डिमांड 300, प्राइस 8, डिमांड 200 और प्राइस 10, डिमांड 100। अगर इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, हमारे पास डिमांड कर्व आ जाएगा विच स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ स्लोप करता है। इसका मतलब है डिमांड का इनवर्स रिलेशन है प्राइस के साथ। हायर द प्राइस, लोअर इज द डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर इज द डिमांड। और इस इनवर्स रिलेशन की वजह क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक है आपका परचेजिंग पावर का चेंज होना, इनकम इफेक्ट का चेंज होना और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का चेंज होना। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हर सूरत में वैलिड नहीं होगा। आपके हमने पहले डिस्कस किया है, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, बाकी फैक्टर्स में कोई चेंज ना आए। बेसिकली जब भी हम एक वेरिएबल का दूसरे के ऊपर इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। जिस तरह हमने, जो लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे बॉयल्स लॉ, जो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप डिफाइन करता है, तो उसके अंदर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। इसी तरह चार्ल्स लॉ, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करता है, तो वहां हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। सो जब भी हमने कोई दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखना होगा तो बाकी वो तमाम वेरिएबल कांस्टेंट रखेंगे जो उनमें से किसी एक को इफेक्ट करते हो। तो फिर assumptions ऑफ लॉ, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्हें आपने कांस्टेंट रखना है। सबसे पहले इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। कंज्यूमर की इनकम के अंदर कोई चेंज ना आए। रीजन क्या है, अगर किसी शेयर की प्राइस बढ़ती है तो हमने कहा डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन अगर प्राइस बढ़ने के साथ साथ कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ जाए तो वो बॉदर ही नहीं करेगा प्राइस के बढ़ने को। वो महंगे रेट के ऊपर भी चीजों को खरीद लेगा, जिस तरह यूरोप में है, जिस तरह मिडल ईस्ट में है। चीजों की प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, उसके बावजूद डिमांड हाई है। वजह क्या है, वहां लोगों की इनकम हाई है। सो नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की इनकम जितनी भी थी अपनी जगह पे रहे, ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनकी प्राइस में कोई चेंज ना आए। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सके। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक, वॉल्स एंड ओमोर, मिल्क पैक एंड ऑलपर्स, ओसाका एंड एजीएस बैटरीज, यूफोन और मोबिलिंक। ये सारे की सारी चीजें सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकती हैं। सो इनकी प्राइसेस में कोई चेंज ना आए। जिस तरह रियल मार्केट में हो चुका है कि ऑलपर की प्राइस कम हुई थी,
मिल्क पैक ने अपनी प्राइस को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। ऑलपर की प्राइस कम हुई, डिमांड मिल्क पैक की कम हो गई। सो नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स, नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो इकट्ठी इस्तेमाल होने वाली हों, जिसमें एक के बगैर दूसरी या तो बिल्कुल बेकार हो या उसकी उतनी इंपॉर्टेंस ना रहे, उतना फायदा ना रहे। दीज आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, बैटरी एंड यूपीएस, ये वो चीजें हैं जो इकट्ठी इस्तेमाल होने वाली हैं। एक के बगैर दूसरी या तो बिल्कुल बेकार है या उसकी उतनी इफेक्टिवनेस, उतनी यूजफुलनेस नहीं है। सो कंप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस में कोई चेंज ना आए। जितना अरसा सिम कार्ड महंगा था, सिम 5 से 6 हजार रुपए की मिलती थी, मोबाइल्स की डिमांड इंतहाई कम थी। जब सिम कार्ड सस्ता हुआ, मोबाइल्स की डिमांड बढ़ गई। आजकल पाकिस्तान में गाड़ियों की डिमांड बहुत कम है। एक तो गाड़ियों का महंगा होना है, दूसरी बात क्या है, पेट्रोल और सीएनजी दोनों महंगे हो चुके हैं। जब पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी वजह से गाड़ियों की डिमांड भी कम हो गई। रीजन क्या है, कंप्लीमेंट्री गुड है। सो नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। नो चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, कि टेस्ट किसी इलाके के लोगों का एक जनरल माइंड सेट होता है। जिस तरह अगर आप बात करें पिंडी इस्लामाबाद की, तो पिंडी का टेस्ट शलवार कमीज में है, इस्लामाबाद का टेस्ट पैंट शर्ट और जीन्स में है। सो टेस्ट के अंदर कोई चेंज ना आए, क्योंकि जब कोई चीज लोगों के टेस्ट से आउट हो जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, और जब कोई चीज लोगों के टेस्ट में इन हो, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द फैशन, जो चीज फैशन में इन होगी उसकी डिमांड हाई होगी, चाहे वो महंगी क्यों ना हो, और जो चीज फैशन से आउट होगी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, चाहे प्राइस कितनी ही कम क्यों ना हो। सो नो चेंज इन टेस्ट एंड फैशन। नो चेंज इन सीजन और वेदर, मौसम में कोई तब्दीली ना आए, सीजन में कोई तब्दीली ना आए। क्यों? जब सीजन चेंज होता है तो बहुत सी चीजों की डिमांड अपने आप कम या ज्यादा हो जाती है। आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी का सीजन शुरू होने जा रहा है, तो आजकल चाय की, ड्राई फ्रूट की डिमांड कम हो चुकी है। हालांकि इनकी प्राइसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद इनकी डिमांड कम हो गई है। सेम इज द केस विद आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की प्राइस में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ चुकी है। रीजन क्या है? सीजन या वेदर चेंज हो चुका है। सो नो चेंज इन सीजन और वेदर। नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, मुस्तकबिल में प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन के अंदर कोई चेंज ना आए। आजकल लोग वीट बिल्कुल परचेज नहीं कर रहे, ये बहुत कम परचेज कर रहे हैं, सिर्फ जरूरत के मुताबिक। वजह क्या है? कमिंग मंथ से, अप्रैल के मंथ से या एट अ मैक्सिमम मई के महीने से वीट का हार्वेस्ट सीजन शुरू हो रहा है। लोगों को पता है मार्केट में जब वीट आएगी, वीट की प्राइसेस कम हो जाएगी। सो आजकल लोग वीट परचेज नहीं कर रहे, या सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक कर रहे हैं परचेज, स्टोर नहीं कर रहे। इसी तरह अगर लोगों को लगे कोई शय महंगी होने जा रही है, तो उसको हाई प्राइस के ऊपर भी परचेज कर लेते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। सो नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। उस शय की मुस्तकबिल में जो प्राइसेस हैं, उनके अंदर किसी किस्म की तब्दीली मुतवक्का नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के अंदर कोई चेंज ना आए। अगर लोगों को लगे कोई शय महंगी होने जा रही है, कोई चीज मार्केट से गायब होने जा रही है, या फ्यूचर में इस शय की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी,
फ्यूचर में ये शय आपको अवेलेबल नहीं रहेगी तो वो उस शय की डिमांड हाई प्राइस के ऊपर भी ज्यादा कर देते हैं, उस शय की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह अगर लोगों को लगे कि किसी शय की कोई शय फ्यूचर में रेडीली अवेलेबल होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। सो नो चेंज इन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। नो चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और पॉपुलेशन। आपकी आबादी के अंदर कोई तब्दीली ना आए, क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाएंगे शेयर की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, चाहे उसकी प्राइस हाई क्यों ना हो। और अगर आपकी पॉपुलेशन कम हो गई है तो चीजों की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, चाहे उनकी प्राइसेस लो ही क्यों ना हो। सो नो चेंज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और पॉपुलेशन, आपकी आबादी के अंदर कोई तब्दीली ना आए। ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कांस्टेंट रखेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा, लॉ ऑफ डिमांड चलेगा। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा है जब किसी शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब किसी शेयर की प्राइस कम होगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन ये लॉ हर सूरत में नहीं चलेगा, ये लॉ हर सूरत में वैलिड नहीं रहेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेशंस ऑफ शॉर्टेज। अगर किसी शय के कम होने का चांस हो, अगर किसी शय के शॉर्ट होने का चांस हो कि मुस्तकबिल में वो शय अवेलेबल नहीं रहेगी, तो तब लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा, लोग उसे हाई प्राइस के ऊपर भी परचेज करेंगे। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस का वबा फैली है तो लोग सैनिटाइजर्स को हाई रेट के ऊपर भी परचेज कर रहे हैं, लोग सैनिटरी मास्क को हाई रेट के ऊपर भी परचेज कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ शॉर्टेज, अगर किसी चीज की शॉर्टेज का चांस हो तो लोग उसे हाई प्राइस के ऊपर भी परचेज करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करेगा। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज। इसी तरह अगर किसी शय की प्राइस के तब्दील होने का इम्कान हो तब भी उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी कि आजकल वीट की डिमांड कम हुई है, वजह क्या है? लोगों को लगता है कि वीट की प्राइस अगले महीने कम हो जाएगी, इसलिए लोगों ने अपनी डिमांड कम कर दी है कि जब ये सस्ती होगी तभी इसको परचेज करेंगे। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 4 के अंदर जाके, जहां मैं डिटेल में आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह कि इन चीजों के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड क्यों अप्लाई नहीं होता। गिफन गुड की डेफिनेशन ही ये है, द गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस इफ देयर प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड डिक्रीजेस इफ देयर प्राइस डिक्रीज। कि ऐसी गुड्स जो महंगी हो तो लोग ज्यादा खरीदें और सस्ती हो तो लोग कम खरीदें, दीज आर कॉल्ड गिफन गुड्स। एग्जाम्पल क्या है? वीट, वीट भी गिफन गुड्स में आती है। इसी तरह आपकी जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो स्टेटस की आइटम्स हैं, वो भी आपकी गिफन गुड्स के अंदर आती हैं। फिर इंफीरियर गुड्स, जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, हमने इंफीरियर गुड की डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसी चीजें जो कस्टमर के ख्याल से घटिया क्वालिटी की हों उन्हें हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। अब किस शय को इंफीरियर कहें? कोई खास शय इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होती, ये रिलेटिव टर्म है। अगर बीफ को देखा जाए तो बीफ इंफीरियर है विद रिस्पेक्ट टू मटन, सी फूड, लेकिन बीफ सुपीरियर है विद रिस्पेक्ट टू चिकन एंड वेजिटेबल्स। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें जनरली इंफीरियर समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पल्सेस, दालें, वेजिटेबल्स,
पोटैटोज, इन चीजों को जनरली इंफीरियर समझा जाता है। इंफीरियर गुड्स अगर सस्ती भी हो जाएं तो लोग ज्यादा नहीं खरीदते, और अगर महंगी भी हो जाएं तब भी इनके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता। सो इंफीरियर गुड्स के ऊपर यह लॉ अप्लाई नहीं होगा। फिर आइटम्स रिलेटेड टू कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड रिलीजन, ऐसी चीजें जो आपके रस्म और रिवाज के मुतालिक हों उनके ऊपर ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्कों में रिवाज है शादी ब्याह के ऊपर मेहंदी की रस्म करने का। मेहंदी से रिलेटेड सामान महंगा भी हो लोग तब भी खरीदते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में ट्रेडिशन है बसंत मनाने की, काइट फ्लाइंग। तो बसंत के दिनों में काइट्स इंतहाई महंगे होते हैं, उसके बावजूद भी उनकी डिमांड कम नहीं होती। इसी तरह रिलीजन, मजहब से मुतल्लिक चीजें, इनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हज की प्राइस में कोई 60% का इंक्रीज आया है पिछले एक साल के अंदर, उसके बावजूद हज करने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आई। उम्रा महंगा हुआ है, उम्रा करने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं आई। वजह क्या है? ये चीजें आपके रिलीजन से रिलेटेड हैं। फिर आइटम्स रिलेटेड टू हॉबी, आपकी जो मशगले की चीजें हों, आपकी जो हॉबी की चीजें हों, उनके ऊपर ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग गार्डनिंग के शौकीन होते हैं वो पौधे महंगे रेट के ऊपर भी परचेज कर लेते हैं विदाउट बॉदरिंग द प्राइस। इसी तरह जो लोग बर्ड्स के शौकीन होते हैं वो महंगे रेट के ऊपर बर्ड्स खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मकाओ है, मकाओ एक किस्म का पैरेट है, इसकी प्राइस तकरीबन $1000 है। $1000 मीन आज के रेट पे तकरीबन 1,66,000 रुपए का एक परिंदा, जो किसी भी टाइम बच सकता है। लिविंग आइटम है, लाइफ स्टॉक है, लाइफ की गारंटी कोई नहीं है, लेकिन लोग उसको हाई रेट के ऊपर ही परचेज करते हैं। वजह क्या है? दिस आइटम इज रिलेटेड टू हॉबी। ये आपके मशगले की चीज है, शौक की चीज है, लोग इन्हें परचेज करते हैं। आइटम्स रिलेटेड टू स्टेटस एंड प्रेस्टीज, आपकी जो स्टेटस की आइटम्स हैं, आपकी जो इज्जत की अलामत आइटम्स हैं, उनकी प्राइस हाई भी हो लोग तब भी उन्हें खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी कार्स, लग्जरी हाउसेस, फार्म हाउसेस, विलास। BMW की प्राइस अगर बढ़ भी जाए तब भी इसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है? ये स्टेटस की अलामत है, ये आपके मुल्क के अंदर दौलतमंदी की, इज्जत की अलामत है। इसकी प्राइस बढ़ भी जाए तो इसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा। सो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की। वो चीजें, वो आइटम्स जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। हमने लॉ ऑफ डिमांड की ये डायग्राम बनाई थी, इधर डिमांड, इधर प्राइस। ये था लॉ ऑफ डिमांड, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं इसके ऊपर 2 पॉइंट ले रहा हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। क्या हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर? पॉइंट ए पे प्राइस हाई है तो डिमांड कम है। पॉइंट बी पे प्राइस डिक्रीज हुई है तो इधर से डिमांड इंक्रीज हुई है। क्या हो रहा है? ए टू बी, प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है। इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर प्राइस की कमी की वजह से डिमांड बढ़ती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड।
इफ डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इसे एक्सटेंशन भी कहते हैं, इसे एक्सपेंशन भी कहते हैं, डिमांड का फैलाव। रीजन क्या होनी चाहिए? प्राइस का चेंज। प्राइस की कमी की वजह से अगर डिमांड बढ़ती है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और मैं अगर इसी का उलट चलूं फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए क्या हो रहा है? डिमांड कम हो रही है, और इस डिमांड के कम होने की वजह क्या है? प्राइस का इंक्रीज होना। इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दोनों में रीजन क्या है? प्राइस का चेंज होना, चाहे वो एक्सटेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो। फिर एक और देखते हैं, यहां प्राइस ले रहा हूं, यहां डिमांड। 5 प्राइस पे डिमांड है 300, 10 प्राइस पे डिमांड है 200। यहां हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। इधर डिमांड, इधर प्राइस। 5, 10, 100, 200, 300, 400, 500। 5 पे डिमांड है 300, 10 पे है 200। ये आपका इनिशियली डिमांड कर्व बन गया D1। अब अगर प्राइस के अंदर कोई चेंज ना आए, प्राइसेस सेम रहें, किसी और वजह से डिमांड बढ़ जाए। 5 प्राइस पे डिमांड थी 300, डिमांड बढ़ के होगी 400। 10 प्राइस पे डिमांड थी 200, ये बढ़ के हो गई 300। ये बढ़ी क्यों? असम्पशंस के चेंज होने की वजह से। अगर प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर चेंज हो, वो जो हमने असम्पशंस के अंदर कांस्टेंट रखा था, मसलन कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, या सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए, या कंप्लीमेंट्री गुड सस्ती हो जाए, या सीजन चेंज हो जाए, यानी कि असम्पशंस की चेंज होने की वजह से अगर डिमांड बढ़ जाती है, होगा क्या? 5 प्राइस पे डिमांड हो गई 400, 10 प्राइस पे डिमांड हो गई 300। डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर गया, दैट इज कॉल्ड राइज ऑफ डिमांड। When demand increases due to any factor other than price, that is called rise of demand. अगर डिमांड किसी भी और फैक्टर की वजह से इंक्रीज करती है, उसे हम कहते हैं राइज ऑफ डिमांड। और अगर प्राइसेस सेम रहें, असम्पशंस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कमी आ जाए। 5 प्राइस पे डिमांड थी 300, कम होकर रह गई 200। 10 प्राइस पे डिमांड थी 200, कम होकर रह गई 100। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आजकल ड्राई फ्रूट की डिमांड कम हो गई है सेम प्राइस के ऊपर, तो इसे हम कहेंगे फॉल ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। इफ डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, दैट इज कॉल्ड फॉल ऑफ डिमांड। सो अगर तो डिमांड के चेंज होने की वजह प्राइस होगी, तब ये एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। और अगर डिमांड के चेंज होने की वजह असम्पशंस का चेंज होना है, कोई और फैक्टर है अदर देन प्राइस, फिर ये कहलाएगा राइज या फॉल ऑफ डिमांड। सो फर्क क्या हुआ इसके अंदर? एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? रीजन इज प्राइस चेंज। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रीजन जो है वो प्राइस चेंज है। इधर क्या है? रीजन इज चेंज इन assumptions और अदर फैक्टर्स। इसी तरह यहां क्या होगा? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। यहां पे आप उसी डिमांड कर्व के ऊपर या नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे। यहां क्या होगा? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। यहां डिमांड कर्व लेफ्ट या राइट को शिफ्ट करेगा। सो ये बेसिक डिफरेंस है एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन और राइज फॉल के अंदर। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम कंबाइनली देखें तो इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स का।
और इसे कहते हैं चेंज इन डिमांड। एक्सटेंशन कंट्रैक्शन का कंबाइंड नेम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और राइज फॉल का कंबाइंड नेम है चेंज इन डिमांड। यहां रीजन क्या है? प्राइस का चेंज, यहां रीजन है चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहां क्या होगा? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, यहां होगा शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। दिस इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ डिमांड। अल्लाह हाफिज।